नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, ये देखा जा रहा है कि देश में कोरोना का ग्राफ जो पहले बहुत पीक पर था, उससे कहीं राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उसके बाद ये देखा जा रहा है कि ब्लैक फंगस हम सब के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ब्लैक फंगस से कहा जा रहा है लोग बहुत डरे हुए हैं। कहीं कहीं वाइट फंगस है, येलो फंगस है और पता नहीं कौन कौन से फंगस के नाम से नाम दे रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे ब्लैक फंगस किन लोगों को होता है, कौन लोग हाई रिस्क फैक्टर्स में होते हैं, और साथ ही साथ आपको बताएंगे ऐसी कौन सी चीज़ें करें कोविड जब आपको हो जाए तो जिससे ब्लैक फंगस से आप बच सकते हैं। बच्चों के लिए ये टाइम कितना रिस्क वाला है, ये पेरेंट्स को क्या करना है, ये आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि ब्लैक फंगस आपके अंदर आने लगा है। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ श्रिया आई सेंटर से सीनियर आई सर्जन डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। अभिनंदन है सर। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जानिए क्या है ब्लैक फंगस। आखिर कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस क्यों बढ़ा? क्या कोरोना से ठीक होने वाले हर इंसान को ब्लैक फंगस का है खतरा? कितने हफ्ते तक ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा? क्या वैक्सीन लेने के बाद नहीं होता है ब्लैक फंगस? क्या ज्यादा जिंक के इस्तेमाल से होता है ब्लैक फंगस? कौन से लोग हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं? कोरोना से देश परेशानी था, लेकिन कोरोना के बाद ब्लैक फंगस लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनती हुई दिखाई दे रही है, जिससे लोगों की आंख तक की रोशनी चली जा रही है। दिल्ली से लेकर और भी कई राज्य ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि समय रहते अगर इलाज ना मिले तो इससे लोगों की मौत भी हो रही है। तो कौन से लोगों को ब्लैक फंगस होने का खतरा ज्यादा है? जानिए ब्लैक फंगस के बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें हमारे इस खास प्रोग्राम में। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की, चिंता का विषय है हम सबके लिए, लेकिन समय पहले से बहुत बदल गया है। अस्पतालों में बेड हैं, ऑक्सीजन है, क्योंकि एक समय पर देखा जा रहा था कि उपचार नहीं हो पा रहा था, लोगों के आगे तमाम परेशानी थी। आज हम लोग ब्लैक फंगस को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे आँखों में, कान में, नाक में परेशानी देखी जाती है। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि क्या इस बीमारी से हम लोग कैसे निजात पा सकते हैं, क्या क्या एहतियात बरतें हैं जिससे बीमारी हम सबके लिए परेशानी लेकर ना आए। सर, देखा जा रहा है कोरोना होने के बाद बहुत से लोगों में, बहुत से नहीं हम तो कहते कम लोगों में ब्लैक फंगस होता है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए कि ब्लैक फंगस आखिर है क्या? देखिए दर्शकों, फंगस बेसिकली एक ऐसा एक कीटाणु है एक तरह के, जो कि हमारे सब जगह हवा में रहते हैं। एक म्यूकरमाइसिस बेसिकली फंगस होते हैं जिसके स्पोर्स हर जगह रहते हैं। आप बाहर जाते पार्क में, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। लेकिन कोविड के पेशेंट्स में जो अब देखा जा रहा है कि एकदम से ये जो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस नाम की बीमारी, जो राइनो ऑर्बिटल म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, ये बहुत तेज़ी से दिखना शुरू हुआ है। हालांकि तेज़ी से दिखने का मतलब ये मत सोचे कि हर पेशेंट को हो रहा है। जितने लोग कोरोना से ठीक हुए हैं उनमें से बहुत ही औसतन बहुत कम लोगों को, 1% से कम लोगों को भी ये मान लीजिए ये इन्फेक्शन देखा जा रहा है। लेकिन इस इन्फेक्शन में क्या होता है, बेसिकली एक फंगल जो हमारी जो फंगस आपने देखा है कभी पुराने खाने में अगर कहीं रखा होता है, अचार में लग जाती है, कई जगह पे फंगस लगती है अलग अलग तरह की। वो फंगस बेसिकली हमारे नाक के अंदर इन्फेक्शन दे रहा है, और क्योंकि वो नाक में जब देता है फंगस इन्फेक्शन, तो एक बार यदि शरीर के अंदर आ जाता है वो तेज़ी से बढ़ता है, और वो तेज़ी से बढ़ते हुए हमारी नाक के साथ साथ साइनसिस में, और साइनस के बाद हमारे ऑर्बिट यानी कि आँख की तरफ या ब्रेन की तरफ जा सकता है। तो यदि किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो ये खतरे की बात हो जाती है। लेकिन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया में ब्लैक फंगस एक बहुत कॉमन नाम जुड़ गया है, तो एक मन में लोग डरे भी हुए, हमारा समाज पूरा डरा हुआ है, आप सब डरे हुए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन
ये हर कोविड के पेशेंट को नहीं हो रही है। 99% जो कोविड से पेशेंट ठीक हो रहे हैं उनको नहीं हो रही है, बहुत कम लोगों को हो रही है, लेस देन 1%। तो चिंता की बात ये नहीं है कि कोविड हो गया और उसको ब्लैक फंगस हो जाएगा, लेकिन जिनको हो रहा है उनके लिए चिंता की बात जरूर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर ने बताई है कि जिनको कोरोना हुआ है तो हर किसी को ब्लैक फंगस नहीं होता है। ये बात को अंडरलाइन कर लें। डॉक्टर साहब ने बताया है कि ब्लैक फंगस 99% को नहीं होता है। और सर के सेंटर पे काफ़ी लोग आते रहे, बताते हैं, और सर ने बहुत लोगों पर ये टेस्ट भी किया है, बहुत से लोगों को देखा है, तो बहुत कम, सर ने कहा कि लेस देन 1 का रेशियो निकल कर आया है। तो इस तरह के मेंटल ट्रॉमा में आप लोग ना रहें कि मुझे आज कोरोना हो गया है, मैं रिकवर हो चुका हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊँ तो क्या कहते हैं, आने वाले टाइम में क्या कहते हैं ब्लैक फंगस ही मुझे होगा, हर किसी को नहीं होता है। सर ये देखा जाए, जब कोरोना लास्ट ईयर भी आया था और इस बार सेकेंड वेव आई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ब्लैक फंगस है इस बार इतना क्यों दिखाई दिया? हाँ देखिए सुनील, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि पिछली बार भी वेव आई थी, पिछली बार भी लोग एडमिट हुए थे, पिछली बार भी कोविड से काफ़ी डेथ हुई थी, लेकिन और ब्लैक फंगस केसेस आए थे, लेकिन उनकी जो तादाद बहुत कम थी, ना के बराबर। लेकिन इस बार ये देखा जा रहा है कि ब्लैक फंगस की तादाद पहले के मुकाबले, पिछली वेव के मुकाबले सेकेंड वेव में ज़्यादा ही है। हालांकि इस चीज़ पे अभी तक पूरी तरह रिसर्च हो नहीं पाई है, क्योंकि इस पर रिसर्च चल रही है और ये डेटा को एनालाइज किया जाएगा। लेकिन जो शुरुआती बातें आ रही हैं उसमें पहली बात तो ये कि जो वही वायरस का जो नया स्ट्रेन आया है ये बहुत ज़्यादा इन्वेजिव है। ये हमारे शरीर में आने के बाद हमारे जो एपिथेलियम है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है, उसको इस तरह से इफेक्ट करता है, मॉड्यूलेट कर देता है कि ब्लैक फंगस जो एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, मतलब उसको मौका परस्त इन्फेक्शन है, ये उसको मौका मिल जाता है हमारे नाक में आके पनपने का, और एक बार जब वो उसकी जड़ें जम जाती है फिर वो फैलता जाता है। तो ये जो नया स्ट्रेन आया है इसने इस बार ये बहुत ऐसा शरीर में हमारे बदलाव किया है कि ब्लैक फंगस का रिस्क बढ़ा है। दूसरी बात ये भी देखा जा रहा है कि पिछले वेव के मुकाबले जब धीरे धीरे सामने बात आई कि भाई स्टीरॉइड्स जो है वो कोविड के पेशेंट्स के लिए एक तरह से अमृत है जो उनको मरने से बचा रहा है। हमारे हिंदुस्तान में क्योंकि हर तरह के डॉक्टर्स हैं, क्वैक्स भी हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी हैं, हर तरह की स्ट्रीम्स हमारे अवेलेबल हैं, ये देखा गया कि जब स्टीरॉइड्स के बेनिफिट देखे गए तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो, और ज़्यादातर उनमें क्वैक हैं, जिन्होंने स्टीरॉइड्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ शुरू कर दिया। किसी को कोरोना शुरुआत हुई, शुरुआत होते ही स्टीरॉइड दे दिए गए। किसी को यदि कोरोना नहीं भी है और संपर्क में है, सुनील मैंने ऐसे देखे हैं पेशेंट्स की, यदि किसी को परिवार में एक को कोरोना हुआ और बाकियों को तो ना तो लक्षण है ना कोई कोविड उनको होने का कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, पूरी परिवार को स्टीरॉइड्स खिलाना डॉक्टर्स ने शुरू कर दिया। ये भी एक कारण देखा जा रहा है कि स्टीरॉइड्स का मिसयूज होना। अब यहाँ पे पेशेंट दर्शकों को बताना चाहूँगा, स्टीरॉइड्स गलत दवाई नहीं है, स्टीरॉइड्स के बहुत फायदे होते हैं, लेकिन अतिशयोक्ति या अति हर चीज़ की गलत होती है। स्टीरॉइड्स का जो मिसयूज और ओवर यूज हुआ ये भी कहीं ना कहीं इस बार ब्लैक फंगस को बढ़ाने में कारगर हुआ है। बिल्कुल, तो एक मोटी मोटी बात निकल कर आ रही है कि ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स कहीं ना, ओवर यूज और मिसयूज, ओवर यूज और मिसयूज। मिसयूज मतलब जहां जरूरत नहीं थी वहां भी दिया गया, ओवर यूज मतलब जहां पर जितनी जरूरत थी उससे ज़्यादा दे दिया गया। और यहाँ तक है क्योंकि कुछ मजबूरी हो गई थी, क्योंकि इस समय हेल्थ केयर हमारा पूरा ओवरवेल्म्ड था, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। बहुत सारे मरीजों का इलाज खुद पुराने मरीज कर रहे थे। जो कोविड से रिकवर होकर आ रहा था उसके पास एक प्रिस्क्रिप्शन है मोबाइल में कि मुझे ये दवाई बताई गई थी, आप भी दवाई ले लो। और जैसे जैसे ये बात होती गई तो सबको पेशेंट्स को नाम याद हो गए, मेड्रोल, डेक्सामेथासोन, सबको नाम याद हो गए और सबको ये समझ में आया कि भाई ये दवाई लेने से ठीक हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि कोरोना को ठीक करने में ये दवाई बहुत अच्छी कारगर साबित हुई है। परंतु दोस्तों, जैसे हम हमेशा बोलते हैं एलोपैथी में, एलोपैथी एक ऐसी साइंस है जो ये खुद बताती है कि इस दवाई का इतना फायदा है और इतना नुकसान है, हर दवाई के जो पैम्फलेट पे लिखा होता है। तो स्टीरॉइड्स के नुकसान होंगे और हर दवाई के नुकसान होंगे यदि उसका मिसयूज और ओवर यूज किया जाएगा, जो इस वेव में हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और उसके लिए हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी जिसमें समझ पाना बहुत मुश्किल था। हेल्थ केयर सबको मिल नहीं पा रही थी, होम आइसोलेशन में लोग ठीक हो रहे थे, हर कोई डरा हुआ था, लोग अपने परिचितों से बात कर करके दवाई शुरू कर रहे थे। और ऐसा बहुत देखा गया कि एक ने अगर स्टीरॉइड लेके वो ठीक हो गया, वो दूसरे को बता रहा है, तीसरे को बता रहा है। और एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पर, हमारे समाज में, हिंदुस्तान में हम मिठाई बहुत पसंद करते हैं। हमारे
यहाँ डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। इंडिया को अब वर्ल्ड में डायबिटिक कैपिटल माना जाने लगा है, और बहुत सारे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ थी उनको पता ही नहीं था, शुगर लेवल्स हाई थे। जब कोविड आया, कोविड ने भी शुगर बढ़ाया, क्योंकि कोविड जो है बीमारी, कोरोना वायरस हमारे पैनक्रियास से जो इंसुलिन रिलीज होती है उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। तो इंसुलिन जो है शरीर में काम करना कुछ समय के लिए कम कर देती है, शुगर बढ़ जाता है। फिर उसमें स्टीरॉयड दे दिया गया, यदि जरूरत नहीं थी तो उसने भी शुगर बढ़ाई, और वो अनडायग्नोज रही। देखिए कोरोना से शुगर बढ़ने में डायरेक्ट चिंता की बात नहीं है, यदि इसका पता चल जाता है और इलाज शुरू हो जाए। स्टीरॉयड से शुगर बढ़ती है ये सबको पता है, परंतु बहुत सारे पेशेंट्स में इस चीज़ को ये अनदेखा रह गया, किसी कारण से टेस्ट हो नहीं पाए, क्योंकि लोग सेल्फ ट्रीटमेंट के मोड में थे। उनको था हमें शुगर है ही नहीं। अब शुगर जब बहुत बड़ी रही, 600, 700, 800 के लेवल पे शुगर रही, उन लोगों को भी ब्लैक फंगस होने का रिस्क बढ़ गया। तो दो बात आपने बहुत मोटी मोटी बताई और दर्शकों को बतानी बहुत ज़रूरी है कि एक जिनको डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है उनको, और दूसरा जिनको स्टेरॉइड्स के हैवी डोज दिए गए हैं। ये दो लोग हैं अधिकतर जिनमें क्या कहते हैं कि ब्लैक फंगस ज़्यादा देखा गया। हर किसी स्टेरॉइड्स वाले को नहीं, ओवरडोज दिए गए हैं। और सर एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से जगह ये देखा गया था, लोग कह रहे थे कि जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहे या जिनको कंसनट्रेटर घर में लगा कर ऑक्सीजन लगा करती, उनको भी कहा जा रहा था कि ब्लैक फंगस होने के चांस हैं। क्या ये सत्य है? हाँ देखिए, पिछले महीने जब ब्लैक फंगस आने शुरू हुए थे तो शुरुआत में हर चीज़ के लिए थ्योरियाँ बनती हैं और लोगों ने अपने लॉजिकल आर्गूमेंट्स देने शुरू किए, जो लॉजिकली ये बात लग रही थी कि शायद ऑक्सीजन देने की वजह से या ऑक्सीजन सिलेंडर से या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, कई तरह की ऐसी बातें निकल के आ रही थी। लेकिन अब मैं बताना चाहूँगा दर्शकों, ये साबित हो चुका है कि ऑक्सीजन लेने से फंगस नहीं फैल रहा है। जो ऑक्सीजन चाहे इंडस्ट्रियल थी या जो भी ऑक्सीजन दी गई थी, ऑक्सीजन से फंगस नहीं फैला है। जो फंगस फैलने के कारण जो रहा है उसमें मोटे तौर पे 3 बातें आई हैं। एक तो नया स्ट्रेन जिसने हमारे जो एपिथेलियम है वहाँ के लोकल इम्यून सिस्टम को, हमारे डिफेंस सिस्टम को एकदम ख़त्म कर दिया था। दूसरा, स्टीरॉयड्स का मिसयूज़ और ओवर यूज़। मैं अभी भी आपको बताना चाहूँगा, स्टीरॉयड से घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। स्टीरॉयड अभी भी जान बचाने के लिए यूज़ हो रहा है, लाइफ सेविंग है। अस्पताल में स्टीरॉयड, कल को किसी को अगर कोरोना होगा और इंडिकेशन आएगी तो उसको स्टीरॉयड्स अभी भी दिए जाएंगे। हैवी डोज की जरूरत होगी तो हैवी डोज में भी दिया जाना जरूरी है। लेकिन मिसयूज और ओवर यूज की अनगाइडेड, कि शुगर चेक ही नहीं हो रही है, डॉक्टर से कंसल्ट ही नहीं हो रहा है और लोग खाते जा रहे हैं, तो स्टीरॉयड हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन कर देता है, उससे फंगल इन्फेक्शन का चांस बढ़ा। तीसरा, जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़, अगर किसी को शुगर है, बेसिकली मेटाबॉलिक इम्बैलेंस कई तरह का होता है, शुगर बढ़ जाती है। जब शुगर बहुत बढ़ती है तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होती है, और कीटोन्स जो है ये फंगस बहुत पसंद करता है। तो ब्लैक फंगस को जो वहाँ पनपने के लिए जो चीज़ चाहिए कि इम्यून सिस्टम वीक होना चाहिए, शुगर ज़्यादा हो, कीटोन्स मिल जाए वहाँ पे, उसके बाद स्टीरॉयड्स चल रहे हैं जो कि हमारे जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम जो फंगस को मारने के लिए आता है वो आ नहीं पा रहा। तो ये सारी परिस्थिति फंगस को वहाँ पनपने पे एक तरह से मौका देती है। और ये मत समझिए कि सिर्फ अस्पताल के लोगों को हुआ है, जो लोग होम आइसोलेशन में रहे हैं और उनको यदि शुगर रही है अनकंट्रोल्ड या किसी भी तरह का मेटाबॉलिक इम्बैलेंस रहा है, स्टीरॉयड्स का मिसयूज या ओवर यूज है, उन लोगों को भी फंगस इन्फेक्शन हुआ है। बिल्कुल, इस सर की बात को आप लोग थोड़ी सी गहनता से लें। सर ने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी को स्टेरॉइड्स दिया गया दैट मीन्स उसको ब्लैक फंगस हो गया। सर ने कहा ज़्यादा ओवर यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स, और सर ने जैसे एग्जांपल दिया कि घर में एक लोगों को कोरोना हो गया, बाकी लोग भी स्टेरॉइड्स लेना चालू हो गए थे, क्योंकि सर देखा जाता है कि हर कोविड पेशेंट्स को स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से लोग विटामिन सी और जिंक से ही ठीक हो जाते हैं, हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे आपने कहा कि ओवरडोज दिए तो बहुत कम चांस होते हैं उनको होने के, और साथ ही आपने कहा जिनको डायबिटीज़ थी अनकंट्रोल 700 800 बता रहे थे, उनमें ये देखा गया ब्लैक फंगस का था। हर कोरोना वाले को ब्लैक फंगस के चांस नहीं होते हैं। तो दर्शकों, इस बात के लिए बहुत से लोग जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे होंगे, डॉक्टर साहब ने ऐसी बात बताई और समझाया आप लोगों को, अगर कोरोना से आप लोग रिकवर हो चुके हैं तो मन में ये बात को निकाल दें दूर दूर तक कि हर किसी को ब्लैक फंगस होगा। ब्लैक फंगस सर ने स्टार्टिंग शो में कहा था कि 1% लोगों को होता है। और आपको और बता दूं, सर के सेंटर में बहुत से लोग आंखों टेस्ट कराने आते हैं, ब्लैक फंगस का चेकअप कराने आते हैं, और ये देखा जाता है, सर ने कहा काफ़ी लोगों में, बहुत रेयर लोगों में ब्लैक फंगस निकल कर आ रहा है। तो ये बात बिल्कुल मन में निकाल दें कि कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। पोस्ट कोविड के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो
बिल्कुल वो लगता है कि आदमी ब्लैक फंगस के बारे में ही सोचने लगता है, जो कि नहीं है। अगर नॉर्मली आप ठीक हुए हैं, आपने ज़्यादा स्टेरॉइड्स नहीं लिए हैं, आपने क्या कहते हैं ज़्यादा आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो ब्लैक फंगस के चांस ना के बराबर हैं। सर ये बात आपने बहुत अच्छे से समझा दी, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ काफ़ी लोग टेस्ट कराने आए होंगे, तो कैसा आपने एक्सपीरियंस देखा? हाँ, देखिए दर्शकों, जैसे अभी सुनील ने कहा कि लोग डरे हुए हैं, जरा सी आँख में लाली आती है, आँख में हल्का चुभन होती है या सर दर्द हो जाता है, वो घबरा जाते हैं, उनको लगता है फंगस आ गया। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोविड से रिकवर होने के बाद पोस्ट कोविड सिंड्रोम में कुछ लक्षण आम है। किसी को यदि सर दर्द होता है, आँख में हल्की लाली आती है, कभी जोड़ों में दर्द होता है, वीकनेस रहती है, ये आम लक्षण हैं जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम के हैं। ये मत सोचिए कि यदि आँख में लाली आ गई है या सर दर्द हो रहा है तो वो ब्लैक फंगस हो गया, नहीं। पहली बात, हाँ, ऐसे में एक चेकअप कराने की जरूरत है, लेकिन घबराएं नहीं। आपको रूटीन चेकअप कराना है। हाँ, अगर आँख में तकलीफ है, आई स्पेशलिस्ट चेक कराइए। अगर नाक में कुछ तकलीफ है, ENT को दिखाइए। सर दर्द है, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। लेकिन ये सोच के कि ब्लैक फंगस है, आप घबराएं नहीं। 99% है कि आपको ब्लैक फंगस नहीं होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। पिछले 15 दिन में करीब 450-500 पेशेंट ऐसे आए हैं हमारे पास जो कोविड से रिकवर हुए हैं। उनको या तो सर दर्द या आँख में लाली, ये 2 लक्षण थे, और वो बिल्कुल टेंशन में आ गए थे, बहुत घबराए हुए थे कि ब्लैक फंगस हो गया है। ऐसे में 450-500 पेशेंट में से केवल 3 पेशेंट ऐसे निकले जिनको हमने ब्लैक फंगस डायग्नोज कर पाए। उनका जो भी हमने टेस्ट कराए, ब्लैक फंगस नहीं निकल के आया। ये मान लीजिए 450-500 पेशेंट में से यदि 3 पेशेंट को फंगस आ रहा है तो ये लेस देन 1% हो गया। हाँ, आपको जांच करानी चाहिए, स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, लेकिन ब्लैक फंगस, क्योंकि हम इसका नाम सुनते बहुत डर चुके हैं। जैसे स्टीरॉयड का नाम सुन के हम पहले बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करने लगे थे, अब ब्लैक फंगस सुन के हम बहुत ज़्यादा उससे डर गए हैं। दोनों ही चीज़ें गलत थी। हमें सुपरवाइज ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और यदि कोई लक्षण है तो उसके स्पेशलिस्ट से मिले। आपको वो स्पेशलिस्ट 99% तो लक्षण देख के ही बता देगा कि आपको ब्लैक फंगस होने का रिस्क है कि नहीं। और यदि है भी तो घबराए नहीं, ट्रीटमेंट आजकल बहुत इफेक्टिव है, दवाइयाँ बहुत इफेक्टिव आ चुकी हैं। यहाँ पर सिर्फ कैच एक ही है कि अर्ली स्टेज पे पिकअप हो जाना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ब्लैक फंगस जब शुरू होता है तो नाक से शुरू होता है, और शुरुआती स्टेज में लक्षण होते ही नहीं है। यदि आपको 3 फैक्टर हैं कि आपको स्टीरॉयड्स लंबे समय और ज़्यादा समय तक लेना पड़ा है, यदि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रही है, और आपको साथ में और भी कोई कोमॉर्बिडिटी है, फॉर एग्जांपल आपको कीमोथेरेपी चल चुकी है, आपको कैंसर का ट्रीटमेंट रहा है, या आप किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए आपको इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ चल रही हैं, या आपको HIV है, ऐसे लोगों में रिस्क ज़्यादा होता है। यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं तो ये नहीं है जरूरी कि आपको हो ही जाएगा, लेकिन आप लोगों को, ऐसे लोगों को जिनमें मैंने ये 3-4 बातें बताई हैं, उनको एक चेकअप कराने की जरूरत है। और चेकअप कराने कहाँ जाए, सबसे पहले सवाल उठता है। तो ऐसे में मेरी सलाह रहेगी कि ENT स्पेशलिस्ट से नाक की जांच कराएं। यदि हमारे जो गले में या नाक में जांच करने के बाद वो कहते हैं ब्लैक फंगस का रिस्क नहीं दिख रहा है, तो 99% वहीं पे क्लियर हो जाता है कि ब्लैक फंगस नहीं है। हाँ, जो लक्षण हैं उसके, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। उन लक्षणों को यदि महसूस होता है तो ज़रूर आप अपनी जांच कराइए। जांच कराने में लापरवाही मत करिए, लेकिन घबराने से कुछ नहीं होने वाला। सर आपने कहा कि 3 लोग आपके सेंटर्स पे पॉजिटिव पाए गए, तो 3 लोगों की कोई पहले से बीमारी थी या कुछ वैसा था? देखिए, उन तीनों लोगों में जो हमने यहाँ पे डायग्नोस करें अभी तक, उन लोगों में कॉमन बातें जो थी वही थी कि शुगर अनकंट्रोल रही थी, और तीनों में ये बात थी कि उनकी शुगर थी, उनको पता ही नहीं था कि उनको डायबिटीज़ है। क्योंकि डायबिटीज़ पहले से थी तो इम्यूनिटी पहले ही वीक हो चुकी थी। कोविड आया तो कोविड भी इम्यूनिटी वीक कर रहा था, फिर स्टीरॉयड दे गए तो वो भी इम्यूनिटी वीक कर रहे थे। तो देखिए, जब 3 फैक्टर से हमारी इम्यूनिटी वीक आएगी, और वीक होने के बाद तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जो ये फंगल इन्फेक्शन, जो मौकाप्रस्त इन्फेक्शन बोल रहा हूँ, मौकाप्रस्त का मतलब है कि जहाँ उसको मौका मिलेगा वो अटैक करेगा। तो जब इम्यूनिटी इतनी वीक थी तो अटैक किया और इन्फेक्शन आया। पर अच्छी बात है, उनमें से 2 पेशेंट की जो हम, क्योंकि हम इसका ट्रीटमेंट होता है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होता है, तो वहाँ पे जो हमने जब फैमिली से फीडबैक लिया तो 2 पेशेंट ठीक हो चुके हैं। दुर्भाग्य से 1 पेशेंट ऐसे हैं जो ठीक नहीं हो पाए, लेकिन 2 पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है और वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, घबराहट जो है वो गलत है, लेकिन लापरवाही भी नहीं होनी चाहिए। लक्षण है, मन में डर है, तो कंसल्ट जरूर करिए, और क्लिनिकल चेकअप से या हिस्ट्री लेने पे ही ज़्यादातर पता लग जाता है कि आपको रिस्क क्या है। बिल्कुल, आपने कहा कि ये स्पेशलिस्ट देख के बता देता है कि ब्लैक फंगस का इनके अंदर खतरा है कि नहीं है, इनकी इन्फेक्टेड है कि नहीं है। और आपने कहा, अब सर मैं बात आता हूँ सिम्टम्स पर। आपने कहा कि नोज से स्टार्ट होता है, किस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, अर्ली स्टेज पे लक्षण नहीं होते।
क्योंकि जब ये नाक से शुरू होता है तो फंगस धीरे धीरे फैलता है। तो पहली बात तो ये है कि लक्षण नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक फंगस नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें रिस्क फैक्टर देखने होते हैं। मैं रिपीट करूँगा, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, स्टीरॉइड्स, कोविड इन्फेक्शन कन्फर्म होना नए वाले स्ट्रेन से खासकर, आपको अपनी एक जांच रूटीन करा लेनी चाहिए। आप अपने ईएनटी से टेली कंसल्ट भी कर सकते हैं, जाके भी दिखा सकते हैं। हालांकि यदि आप अस्पताल में रहे हैं तो अब ये प्रोटोकॉल में होता जा रहा है कि आप अस्पताल में ही आपका ईएनटी चेकअप शुरू हो जाता है। यदि कहीं पे ब्लैक फंगस का डाउट होता है तो इलाज भी शुरू हो जाता है। अगर लक्षण की बात करें तो लक्षण जब होना शुरू होते हैं जब थोड़ा वो बढ़ चुका होता है। अगर नाक के अंदर वो बढ़ चुका है तो नाक बंद रहना, यानी कि आपको लगेगा एक नाक बंद हो गई है, उस तरफ फेस पे स्वेलिंग आने लगना, और वहाँ पे आपको छूने पे, आप यदि नाक के पास छुएंगे या गाल को छुएंगे, हड्डी को, आपको दर्द होगा, और उसके बाद पूरे आधे चेहरे पे भी दर्द हो सकता है। और वो दर्द हल्का दर्द नहीं हो तो तेज़ दर्द होता है जो आपको सोने में भी मुश्किल कर सकता है। तो यदि आपको नाक बंद, और दूसरी बात नाक से खून आना, ये भी देखा जाता है, नाक से खून आना या फिर ब्लैक क्रस्टिंग होना, ये सब लक्षण हैं जो नाक से जुड़े होते हैं। इसके बाद यदि साइनस में चले जाते हैं तो फेशियल स्वेलिंग और टेंडरनेस आती है, यहाँ दबाने पर दर्द होता है। इसके बाद यदि साइनस के आगे ये आँख में आ जाता है तो आँख में आने पे जो लक्षण आते हैं उसमें अचानक नज़र का गिर जाना या धुंधलापन आना। यदि आपको डबल दिखने लगा है तो उसका मतलब है कि आपकी कोई नस पैरालिसिस हो रही है। यदि आपकी आँख के अंदर लाली और कीमोसिस, यदि आपकी आँख लाल हो रही है बहुत ज़्यादा और फूलने लगी है, अंदर से कंजक्टिवा फूलने लगा है जिसे हम कीमोसिस बोलते हैं, ये भी इसका लक्षण हो सकता है। पलकें सूज जाना और आँख का धीरे धीरे बाहर निकलना जिसे बोलते हैं प्रोट्रूजन ऑफ आई या प्रोप्टोसिस, यदि ऐसा हो रहा है वो भी आँख के अंदर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है, लक्षण हो सकता है। इसके अलावा बहुत तेज सर दर्द होना, ये भी लक्षण हो सकता है। और यदि आपको एक आँख से बिल्कुल दिखना बंद हो जाए, वो भी लक्षण हो सकता है। तो यदि ये सारे लक्षण आते हैं तो आपको तुरंत अपने फिजिशियन को दिखाना है। आप आई सर्जन के पास जा सकते हैं, ईएनटी के पास जा सकते हैं, या अस्पताल जाके कहीं भी ये सारे करा सकते हैं, फिजिशियन भी। हाँ, कुछ जांचें करनी पड़ती हैं जो कंफर्म करने के लिए कि क्या आपको ब्लैक फंगस है या कुछ और भी है। कभी कभी होता है कुछ दूसरी बीमारी हो, लक्षण वही हो सकते हैं, लेकिन यदि ब्लैक फंगस है तो ये आपको इस टाइप के लक्षण आएंगे। और यदि आगे ब्रेन में चला गया जैसे मैंने कहा नाक के बाद साइनस, हमारी ऑर्बिट यानी आँख की तरफ, और यदि ब्रेन में जाता है तो ब्रेन में जाते ही फिर पेशेंट को न्यूरल सिम्टम आने लग जाते हैं, जैसे दौरा पड़ना या अचानक से बेहोशी आ जाना, बहुत तेज फीवर के साथ एकदम एक तरह से होश चक्कर आने लगना, वो सारे लक्षण शुरू हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले काफ़ी मौका मिलता है। अर्ली स्टेज पे यदि आप पिकअप कर लेते हैं तो इस फंगल इन्फेक्शन का जो पूरी तरह से ट्रीटमेंट संभव है। बहुत अच्छी बात सर ने बताई है, बहुत पॉजिटिव बात बताई है कि अगर अर्ली, पहली बात तो ये ब्लैक फंगस दर्शक को बताएं सर, जैसा बता रहे हैं हर किसी को नहीं है। 400 लोगों के चेकअप में 3 लोगों को आया सर, बता रहे उनका एक्सपीरियंस है। वो उन 3 लोगों को उनको आया जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ थी, स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा दिए गए थे, या कोई पहले से कोई बीमारी थी। 3 बात। दूसरी बात सर ने बताया कि उन्होंने भेजे 3 पेशेंट और वो लोग रिकवर भी हो रहे हैं, ये खतरे वाली बात नहीं है। साथ ही साथ सर ने बताया कि दिमाग रखे कि सिम्टम्स में कि सिर में बहुत दर्द होना, ऐसा दर्द होना कि तुम सो नहीं पा रहे हो, आँख फूल रही है, लालामी हो रही है, नाक से खून आ रहा है, तब ये सिम्टम्स होते हैं। अगर कोविड के बाद किसी को सिर में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, थोड़े बहुत पैर में दर्द हो रहा है, सर पहले ही बोल चुके हैं, तो ये ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं ब्लैक फंगस हो गया है। तो इस तरह से, क्योंकि सर ने कहा पोस्ट कोविड के बाद ये इस तरह के सिम्टम्स होना, सिर में दर्द होना, जॉइंट्स में दर्द होना, वीकनेस आना, ये लाजमी हर किसी को आती है। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, किसी को ऐसा होता हो, सिर दर्द ऐसा कि तुम सो नहीं पाओ, कंटिन्यू होना, उन सब चीज़ों को बोलते हैं। नाक बंद होना, नाक से खून निकलना, चेहरा पूरा आधे चेहरे में दर्द होना, सर दर्द होना, नज़र का कम हो जाना, आँख में लाली के साथ बहुत तेज सूजन आ जाना, या पलक का गिर जाना, या डबल दिखना, ये सारे लक्षण ऐसे हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन होने का सस्पिशन डेफिनेटली क्रिएट करते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि शुरुआती स्टेज में लक्षण नहीं आते हैं दोस्तों, वो नाक में एक छुपा रहता है, धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। तो एक मेरी सलाह और है, बहुत सारे क्योंकि लोग होम आइसोलेशन पे ठीक हुए हैं और आपस में ही दवाई डिस्कस करके ठीक हो गए हैं, वो ठीक हो चुके हैं। अब बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने कहा, उन्होंने अपने आप ही पहले दिन से स्टेरॉइड लेने शुरू कर दिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको कोविड हुआ ही नहीं, उन्होंने स्टेरॉइड लेने शुरू कर दिए। तो एक तो उनको सबको अपनी ब्लड शुगर की जाँच करानी चाहिए, क्योंकि ये मत सोचिए कि आपको महसूस नहीं हो रहा तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग इसीलिए फंस गए हैं क्योंकि उनको डायबिटीज़ थी, उन्होंने कभी जांच नहीं कराई और उनको पता लगा कोविड होने के बाद।
यदि आप किसी एक क्वालिफाइड फिजिशियन के संपर्क में नहीं है, तो मेरी सलाह है कि एक बार उनसे आप संपर्क में रहिए। आपके कोविड ट्रीटमेंट चल रहा है या पूरा हो चुका है, उसके बावजूद एक फिजिशियन से कंसल्ट कर लेना चाहिए, ताकि क्योंकि सिर्फ केवल ब्लैक फंगस ही नहीं, आगे अभी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और भी आने वाली हों जो कि हमें अभी पता नहीं चल रहा है। जैसे आपने सुना होगा अलग अलग कलर के फंगस आ रहे हैं, येलो फंगस, ये सब बातें जो आ रही हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है जो हमारी सुरक्षा के लिए कि अपने एक क्वालिफाइड फिजिशियन के संपर्क में रहें, ताकि यदि कोई नई चीज़ आने के चांस हैं तो आपको वहीं पे उनसे गाइडेंस मिल जाए, और जो भी जांच कराने की ज़रूरत है आप करा सकते हैं। समय पर की गई जांच और इलाज आपको हमेशा सुरक्षा दे के रहेगा। समय पर जागना, सर बार बार बोलते हैं, प्रोग्राम में ही बोलते हैं, समय पर जागना बेहद ज़रूरी है। और सर बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि हर किसी को ब्लैक फंगस होने के चांस नहीं है। अगर किसी को हो भी जाते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लोग ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन सर ने कहा हाई रिस्क फैक्टर्स में है, जिन्होंने स्टेरॉइड्स बहुत लिए हैं, जिनको डायबिटीज़ अनकंट्रोल थी या पहले से कोई बीमारी थी। सर लगभग हम लोग पिछले एक महीने के अगर देखें 15 से 20 दिन तो ऐसा देश में निकला जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। और ऐसा मंजर आया जी लगता है कि प्रलय हो रही है, मौतों का अंबार लग गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, फिर भी हिम्मत नहीं मानी। हम लोग आस लगा के बैठे कि ठीक है, उम्मीदें हैं, और धीरे धीरे देखा जा रहा है खुशियाँ फिर लौट रही हैं, कोरोना के केस कम हो गए हैं। ऐसे हालातों पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग कोविड से रिकवर है, मेंटल इलनेस उनके मन में, उनको लेके क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हर कोई काउंसलिंग इस समय नहीं कर सकता है, हर जगह जाने पर प्रतिबंध भी है, डरते भी हैं लोग। जो घरों में बैठे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, सीसीएन के माध्यम से, उन दर्शकों की आप काउंसलिंग कैसे करना चाहते हैं जिससे माता पिता, क्योंकि जब कोरोना पेशेंट कोई घर में एक होता है पूरा परिवार ग्रसित हो जाता है उससे, तो ऐसे लोगों को आप कैसे समझाना चाहते हैं? देखिए दर्शकों, इसमें कोई शक नहीं है कि कोविड जब लास्ट ईयर आया था तो बहुत बुरा गया था। 2020 को हम बहुत बुरा बोल रहे थे, और यदि आज हम खड़े होकर देखते हैं तो लगता है 2020 शायद 2021 के मुकाबले बेहतर था। आज 2021 ने हमें और ज़्यादा निराश किया है। जहाँ तक बात सुनील आपने उठाई मेंटल हेल्थ की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मेंटल हेल्थ इस समय एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोविड होने की वजह से डिप्रेशन में हैं, साइकोसिस में है, एंग्जाइटी है, जिनको नहीं भी है वो भी डरे हुए हैं घर में बैठे बैठे, क्योंकि हम अपनी दिनचर्या से अलग हो चुके हैं। ये सारी परिस्थितियाँ हमारी मेंटल हेल्थ को काफ़ी नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं। तो अब जो पेंडेमिक, जैसे हमने कोविड का पेंडेमिक देखा है, अभी ब्लैक फंगस की बातें हो रही हैं, एक पेंडेमिक जो साइलेंट पेंडेमिक है वो ये भी है कि जो हमारे मेंटल हेल्थ का। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे समाज में एक इसको मैं बुराई मानता हूँ कि हमारे समाज में मेंटल हेल्थ को बहुत सोशल स्टिग्मा की तरह लिया जाता है। यदि किसी को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, साइकोसिस है, न्यूरोसिस है, उसको ये समझा जाता है कि ये तो पागल है। देखिए दर्शकों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रेन हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और वो भी बीमार पड़ सकता है। शरीर के हर हिस्से की अपने हिस्से की बीमारियां होती हैं जो हो सकती हैं, और यदि किसी को बीमार है उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसका अप्रोप्रिएट इलाज लेना चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए साइकियाट्रिस्ट एक क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं जिनसे आपको मिलना चाहिए, क्योंकि यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी लक्षण आपके इस तरह के हैं, तो आपको अपने साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। इसको किसी तरह के शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, ये कोई सोशल स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ऐसी दवाइयाँ हैं और ये वो पूरी साइंस है कि ब्रेन में यदि किसी तरह के केमिकल्स का ज़्यादा या कम होने से अलग अलग तरह के लक्षण आते हैं। हालांकि मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, पर एक डॉक्टर होने के नाते मैं समझता हूँ कि यदि हमारे को डिप्रेशन हो रहा है, यानी कि उदासी है, या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, या गुस्सा आ रहा है, या आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं, ये हर चीज़ कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के, हमारी मेंटल इलनेस का एक तरह से लक्षण होता है। और बाकी लक्षणों की तरह जैसे इन्फेक्शन में बुखार होता है उसका इलाज संभव है, इसी प्रकार जो मेंटल हेल्थ में जो सिम्टम होते हैं उनका इलाज संभव है। यदि आप इस तरह के कोई लक्षण है तो मेरी सलाह रहेगी कि आप अपने साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें, क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें, काउंसलिंग लें, और विश्वास करिए जब आप इलाज लेंगे तो आपको बहुत फ़र्क लगेगा। आपको लगेगा कि मैं खामखा इतना परेशान होता था, क्यों उदास रहता था, क्यों मैं चिंता करता था, क्यों मैं घबराता था, क्यों मुझे गुस्सा आता था। हर चीज़ का इलाज संभव है, बशर्ते आप उस साइंस में बिलीव करें जो इस्टेब्लिश्ड है। जो ये साइकियाट्रिस्ट पे आपको जाके बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि इस समय जो मेंटल हेल्थ है उसका भी पेंडेमिक चल रहा है, जिसे हम साइलेंट पेंडेमिक बोल रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता।
यदि आप जो दर्शक सुन रहे हैं, आपको हैरानी होगी सुन के कि मैं कैसे कह रहा हूँ, आप जो मुझे देख रहे हैं, आप यदि अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो आपके फ्रेंड से बात करते वही आपको बोलेगा कि आप तू उदास क्यों हो रहा है, तू परेशान क्यों हो रहा है। हम एक दूसरे को सांत्वना दे देते हैं, लेकिन कभी ये सलाह नहीं दे पाते कि नहीं तू ज़्यादा दुखी है या परेशान है या गुस्सा ज़्यादा आ रहा है या नींद नहीं आ रही है, तो अपने एक साइकेट्रिस्ट को दिखा लो। तो ये सुनील जी, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आया है कि मेंटल हेल्थ का पेंडेमिक इस समय शुरू हो चुका है, बहुत लोग परेशान हैं और नेचुरल है, इस समय परेशानी का समय है, परेशानी होना लाजमी है। लेकिन जब परेशानी एक हद के आगे पहुंच जाए और हमारा ब्रेन उसको सहन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में इलाज शुरू कर देना चाहिए, वरना कभी कभी वो हमें बहुत खतरनाक मोड़ पे ले आता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, जो इस मुश्किल के समय में लोगों को आप समझा रहे हैं और बताया कि ब्लैक फंगस के बारे में, क्योंकि इस समय कोरोना के साथ साथ लोग ब्लैक फंगस से ही बहुत डरे हुए थे। तो लोग जो इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों ने जाना होगा, ये बहुत ज़रूरी होगा। बार बार सर ये कह रहे हैं कि हिम्मत हम लोगों को नहीं हारनी है। पहले से हालात काफ़ी हद तक ठीक हुए हैं। आज के टाइम में देखा जाए हॉस्पिटल्स में बेड्स हैं, हर चीज़ अवेलेबल है बहुत ईज़िली। तो अब डरना नहीं है, लेकिन एहतियात आपको हमेशा बरतना है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।